हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही साथ आपका टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, इंटरनल हो या बोर्ड हो, किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, हर एक की प्रिपरेशन भी आपको टाइम टू टाइम कराता रहता है। तो चलिए आज का जो वीडियो देखते हैं ये भी हमारा जो है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हम बोलेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो हम करा चुके हैं। एग्ज़ाम में अलग अलग पैटर्न्स आते रहते हैं। जैसे रिसेंटली हम देख रहे हैं कि एमसीक्यूज़ हमारे पास आने लगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हिंदी में बोलेंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आज हम उन्हीं को लेकर आए हैं। ये है हमारी क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का। तो 9th में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, आप सभी को पता है, कोर्स ए और कोर्स बी। तो कोर्स बी में हमारे अलग बुक चलती है और कोर्स ए में अलग चलती हैं। कोर्स ए में हमारे पास चलती है क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, और इस आपकी जो कोर्स बी में चलती है वो है स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई हम कोर्स ए का पढ़ें कि कोर्स बी का पढ़ें। जो आपके स्कूल में सिलेबस चलता है आपको वही बुक्स पढ़नी है। हम करा आपको सारी रहे, लेकिन करनी आपको वही है जो आपके स्कूल में चलती है। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो है स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड। अब काव्य खंड क्या है? आपका स्पर्श की जो बुक है वो 2 खंडों में विभक्त है। अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अब तक हम 13वें अध्याय पे आ चुके हैं। तो 2 खंड में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। गद्य खंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम आ गए काव्य खंड। काव्य खंड का भी आज आखिरी अध्याय हम कर रहे हैं। ये है अध्याय संख्या 13। इसमें हमारे 2 कविताएं थी, नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। ये दोनों ही कविताएं हमारे सामने अरुण कमल जी ने प्रस्तुत करी। बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। जैसे पहली कविता हम यहाँ पर देखेंगे, नए इलाके में। तो क्या होता है, आजकल इतना जल्दी कंस्ट्रक्शन होता है, आप अगर कुछ दिन के लिए भी घर से बाहर अगर निकल जाओ, लौट के आओ, तो आपको अपनी ही कॉलोनी में बहुत से नए कंस्ट्रक्शन दिखने को मिलेंगे। आपको दिखेगा कि कितना जल्दी कोई कोई नए नए मकान खड़े हो जाते हैं, कितनी सारा चेंजेस हो जाते हैं। तो वही उसी चीज़ को बताने के लिए यहाँ पर बताया कि कभी किस तरीके से सुबह अपने घर से निकलते हैं और शाम को जब घर आते तो उनके घर के जो जाने की पहचान थी वो पहचान कहीं गुम हो जाती है। तो उसी को उन्होंने यहाँ पर कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पर हमारे घरों में जो पूजा अर्चना होती है उसमें हम लोग कितनी तरह तरह की अगरबत्तियाँ जलाते हैं, घर में खुशबू फैलाते हैं। लेकिन ये खुशबू जो हमारे घर में फैल रही है, ये अगरबत्तियाँ किन इलाकों में बनती हैं, तो वो उन इलाकों के बारे में यहाँ पर बताया, उन हाथों के बारे में, उन लोगों के बारे में इस कविता में हमें अरुण कमल जी ने बताया था। तो कविता हमने अच्छे से दोनों पढ़ी हुई हैं, सारा वर्ड टू वर्ड हमने एक्सप्लेनेशन इसका समझा हुआ है। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। तो यहाँ पर ये जो अब हम कराने जा रहे हैं ना, इसमें आपके दोनों ही चैप्टर के मिक्स हैं। अब मिक्स यहाँ पर करने का हम चाहते तो अलग अलग कर सकते थे, लेकिन मिक्स करने का हमारा सिर्फ एक मकसद ये था कि आप समझ सकें कि चैप्टर्स जब हम लेके आते हैं, जैसे ये तो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, एग्ज़ाम में जब आते हैं तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, कि बहुत जल्दी जल्दी जंबल होता है ना, कभी इस चैप्टर से ले लिया, कभी उस चैप्टर से ले लिया, कभी इधर चैप्टर से ले लिया, उस चैप्टर से ले लिया। तो ये चीज़ आपको इसमें थोड़ी सी समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, वो है काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ये भी आते हैं भाई, काव्यांश आते हैं, उन पर आधारित भी प्रश्न हमारे पास में रहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम काव्यांश को पढ़ेंगे और फिर इस पे आधारित प्रश्न को समझेंगे। काव्यांश क्या है? यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही उपाय है कि हर दरवाज़ा खटखटाऊँ, खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हर रोज़ एक कुछ ना कुछ नया बन रहा है, कुछ ना कुछ नया घट जाता है। अब क्या है, पुरानी पड़ जाती हैं यादें, यानी कि हम जैसे गए तो हमारे दिमाग में, जैसे हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारे कहा कि भाई मेन रोड से अगर हम अंदर जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं, तो हाँ भाई वहाँ पे एक पेड़ है, उस पेड़ से हम राइट टर्न लेंगे, फिर अंदर चलेंगे, 4 मकान छोड़ के एक खाली प्लॉट है, उससे हम बाएं जाएंगे, फिर एक पुरानी बिल्डिंग है, उससे हम दाएं जाएंगे। इस तरीके से एक पहचान होती है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि हम अगर जाते हैं तो कुछ जो हमारी याद में जो चीज़ें बसी हैं वो बहुत जल्दी धूमिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल जाती है।
वो जो पेड़ था वो कहीं कट जाता है और जिस जगह पे वो पेड़ था वहाँ पे कोई और नई दुकान लग जाए, जो खाली प्लॉट था वहाँ मकान बन जाए, जो पुरानी बिल्डिंग थी का उसका रेनोवेशन हो जाए, वो बिल्कुल नई पड़ जाए। तो इस तरीके से चेंजेस हो जाते हैं। तो वही उन्होंने बोला, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया की। अगर हम आज गए और कल लौटे तो समझ लो, और ऐसे लौट के आता जैसे लगता है कि बसंत का गया पतझड़ को लौटा, यानी कि जैसे आप आज गए हम कल लौटे। और तो उन्होंने कैसे बताया कि जैसे हम 1 साल बाद लौट रहे हैं, इतनी तब्दीलियां हो जाती हैं यहाँ पर। जैसे बैसाख का गया भादो, तो यहाँ पे इन्होंने एक ऋतु से दूसरी ऋतु के बीच में और एक महीने से दूसरे महीने के बीच में उन्होंने अंतर दिखाया है कि साल का 1 साल का अंतर मालूम पड़ता है अगर हम एक दिन भी जाते हैं। अब यही उपाय है कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वे घर। तो अब जब हम लौट के आते हैं तो समझ में नहीं आता कि हमें किधर जाना है, क्या करना है। तो फिर अपने घर तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आता है कि हर दरवाजे को खटखटाओ, क्या ये मेरा घर है। हर दरवाजे को खटखटाना है। हम अपना ही घर भूल जाते हैं, इतनी तेजी से निर्माण कार्य होते हैं। तो समझ में आ गया ये काव्यांश आपको। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। अब किस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी यहाँ पर पूछा गया है ना कि यहाँ पर अभी काव्यांश में था ना, तो अब वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किस चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब पुराने रास्तों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अब नए रास्तों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अब पुरानी यादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अब नई यादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने किस चीज़ पे बोला है, वो बोल रहे हैं कि अब पुरानी यादों पर भरोसा, यानी कि जिस याद को लेकर हम घर से निकले थे कि हमारे घर का रास्ता ये है, जब हम लौट कर आएंगे तब वो पुरानी जो याद है, हमारे घर तक जाने की जो पहचान है, वो सब बदल चुकी है। तो वो सब जो हमारे दिमाग में है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी होती हैं। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा से कवि का क्या आश्रय है। फिर से देखिए आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आपको आश्रय बताना है, अर्थ नहीं बताना है, ठीक है। आश्रय मतलब अगर हम इसका अर्थ देखें तो जैसे लगेगा हम बसंत ऋतु में गए थे और पतझड़ ऋतु में लौटे, ठीक है। अर्थात हम 1 साल बाद लौटे, सीधे सीधे यही है भाई। पहले क्या होता है, पतझड़ आता है फिर बसंत आता है, लेकिन यहाँ पर पहले हम बसंत को जा रहे हैं और पतझड़ को लौट रहे हैं, यानी कि पूरे 1 साल बाद हम लौट रहे हैं। तो अब यहाँ पर आश्रय, यानी कि इस लाइन के पीछे कवि हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। हमने अर्थ नहीं पूछा, इससे इनडायरेक्टली वो हमसे कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए क्या है, खुशी का गम में बदल जाना, गम का खुशी में बदल जाना, ऋतु परिवर्तन, समय की परिवर्तनशीलता। तो यहाँ पर उन्होंने हमको जो बताया है वो है समय की परिवर्तनशीलता, यानी कि बहुत जल्दी समय बदलता है। यहाँ पर इस लाइन के मतलब से हमें ये समझाना चाह रहे हैं। इसका अर्थ निकलेगा तो ये सीधे सीधे ये है कि एक ऋतु को गया और 1 साल बाद दूसरी ऋतु को लौटा, सीधे सीधे अर्थ ये होता है। लेकिन जब हम आश्रय निकालते तो आश्रय का मतलब ये होता है कि यहाँ पर परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहा है, इतनी तीव्र गति से जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया एक दिन में ही क्यों पुरानी पड़ जाती है। अब उन्होंने बोला था ना एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है, तो क्यों पड़ जाती है? क्योंकि जो बीत गया सो बात गई, क्योंकि नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि बीता दिन फिर लौट कर नहीं आता, क्योंकि बीता दिन पुराना हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला ना दुनिया एक दिन में ही क्यों पुरानी हो जाती है, तो इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत तेजी से चीज़ें बदल रही हैं। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर हमको बताई है। प्रश्न संख्या 4 है, हर दरवाजे पर जाकर कवि ने क्या पूछा। अब वो अपना घर नहीं आइडेंटिफाई, क्या ये वो वही घर है जहाँ उसको पहुँचना है, क्या ये वो वही घर है। बार बार हर दरवाजे को खटखटाकर वो यही पूछना चाह रहा है। क्या वह उसी शहर में है, क्या यह भादों का मौसम है, क्या यह वही मकान है, क्या वह उसे पहचानते हैं। तो वो क्या पूछ रहा था, क्या यह वही मकान है। वही मकान का तात्पर्य यानी कि जिस मकान में वो पहुंचना चाहता है। प्रश्न संख्या 5 है, समय बहुत कम है तुम्हारे पास कहकर कवि क्या समझाना चाहता है। अब उन्होंने एक लाइन ये चीज बताई है, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, ये एक लाइन लिखी। अब इसके जरिए वो हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, ये चीज आपको बतानी है। तो देखिए क्या है ऑप्शन, जीवन अवधि बहुत कम है और काम बहुत है। कम समय में बहुत काम निपटाना है,
तीसरा ऑप्शन है बनते बिगड़ते स्वरूप के बीच समय की गति बदलती जाती है, यानी कि चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं और उसके बीच समय जो है वो बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो जाता है। चौथा है बनते बिगड़ते स्वरूप के बीच जीवन तीव्र गति से बहता चला जा रहा है। तो यहाँ पर समय बहुत कम है तुम्हारे पास से, कवि समझाना चाह रहे हैं कि बनते बिगड़ते स्वरूप के बीच जीवन तीव्र गति से बहता जाता है। अब क्या है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है यानी कि निर्माणाधीन जो बिल्डिंग होती हैं या प्लॉट्स होते हैं, वहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं और उसके बीच समय बहुत तेज़ी से बीतता है। अर्थात जो है ये कहने का मतलब समय बहुत तेज, भाई समय तो अपनी रफ्तार से चलता है, वो तो तेज और धीमा नहीं हो सकता। तो यहाँ उनके कहने का मतलब है कि वो जो कार्य हो रहा है बनने और बिगड़ने का, वो बहुत तीव्र गति से हो रहा है। ये चीज़ उन्होंने हमें यहाँ कहने का मतलब कहा है। अब हम आ जाते हैं, अभी तो हम काव्यांश आधारित प्रश्न कर रहे थे, अब हम संपूर्ण पाठ आधारित एमसीक्यूज को देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो जो पूरी हमारी दोनों कविताएं हैं उनको मिलाकर अब हमारे पास प्रश्न आएंगे। क्या है, कवि के अनुसार शहर में हर दिन क्या होता है? क्या चीज होती है? शोर शराबा, मकानों का निर्माण, त्योहार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या चीज उन्होंने बताई है कि हर दिन बहुत तीव्र गति से मकानों का निर्माण होता है, बहुत ज्यादा होता है। प्रश्न संख्या 7 है, रोज रोज नए बनते मकानों के कारण क्या होता है? अब जब रोज रोज नए मकान बनते हैं तो उसके कारण बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होती हैं? ऑप्शन देखिए, शोर शराबा होता है, भीड़ होती है, त्योहार होता है, कोई भी व्यक्ति रास्ता भूल सकता है। तो यहाँ पर इस कविता में क्या बताया था कि रोज रोज जो नए मकान बनते हैं उससे वो अपने पहचान के घर तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वही उनके चिन्ह थे घर तक पहुंचने के, अब वो चिन्ह ही खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रोज रोज नए बनते मकानों के कारण कोई भी व्यक्ति रास्ता भूल सकता है। प्रश्न संख्या 8 है, पुराने निशानों के मिट जाने से कवि को क्या परेशानी होती है? अब पुराने निशान क्या थे? खाली प्लॉट था, पेड़ था, ये सारी चीजें जो थी, अब ये निशान मिट रहे हैं। अब इनके मिटने के कारण कवि को क्या परेशानी हुई, क्या दिक्कत आ रही थी? यह उन्हें याद करता है, यानी कि जो मिट गया उनको याद कर रहा है। पुराने निशान पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, सारी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। निशानों के मिट जाने से रास्ता खोजना मुश्किल है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उनको क्या परेशानी होती है कि पुराने निशान जो मिट जाते हैं उनसे वो अपना रास्ता नहीं खोज पाते, कि आखिर उनको जाना कहाँ है, ये चीज़ वो समझ नहीं पाते हैं। फिर है, अपना रास्ता ढूंढने के लिए कवि किसका सहारा लेता है? किस चीज का सहारा ले रहा है? पीपल के पेड़ का, पुराने गिरे हुए मकान का, जमीन के खाली टुकड़े का, या उपरोक्त सभी का? तो इन्होंने कविता में इन सभी चीजों के बारे में बताया है। तो वो अपना, भाई इस रास्ते से इधर जाना है तो यहाँ खाली प्लॉट है, यहाँ पर पीपल का पेड़ है, यहाँ पर जो है वो जमीन का खाली टुकड़ा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनके दिमाग में थी। तो ये इन सभी सारी चीजों का ध्यान लेते हैं सहारा। तो सही क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, कवि के अनुसार रास्ता ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते हैं? अब कवि कह रहे हैं कि हम कहीं पर भी आते जाते हैं तो हमें हमेशा एक मेमोरी रहती है ना, कहीं पे हम पहली बार जाते हैं तो वहाँ की जो चीज़ें होती है, आने जाने का जो रास्ता होता है, वो हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। अब वो रास्ता भी कई पहचान के ज़रिए होता है ना। अब जैसे आप स्कूल जाते हो, आप चलिए बस से जाते हो, वैन से जाते हो, या आप अपने आस पड़ोस में कहीं जाते हो, कहीं अपने कज़न्स के यहाँ जाते हो या रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो, तो उनके अपने घर की अपनी एक अलग अलग पहचान है। ये रास्ता वहाँ जाता है। अब वो रास्ते के बाद अगर आप अंदर गली में जाओ तो ये मुड़, हाँ कि अच्छा वहाँ पे एक जो है बिल्डिंग बनी है, उससे हमें राइट साइड लेना है, फिर आगे जाएंगे तो फिर हमें लेफ्ट साइड लेना है, वहाँ पर एक क्या कहते हैं पेड़ है बहुत बड़ा। तो ये सारी जो मेमोरीज होती हैं वो अपने दिमाग में हम बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई माइलस्टोन होता है, मतलब एक चिन्ह जिसको हम बोलते हैं वो माइलस्टोन। तो अब अगर वो माइलस्टोन नहीं रहेगा तो हमें दिक्कत होगी ना। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ बोली है कि कवि के अनुसार रास्ता ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? क्या कारण है? क्यों? क्योंकि वो माइलस्टोन्स हटते जाते हैं। भाई नया निर्माण होगा तो चीज़ें बदलती जाएंगी, है ना। तो क्या है, शोर शराबे के कारण, याददाश्त कमज़ोर होने के कारण, अधिक मकानों के बन जाने के कारण, या इनमें से कुछ नहीं। तो हम इसलिए भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि जो चिन्ह होते हैं वो बहुत जल्दी तब्दील होते जाते हैं। जो खाली प्लॉट है वहाँ मकान बन गया, जहाँ पेड़ था वहाँ कट के कुछ और बन गया।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई गिरा हुआ मकान होता है तो वो मकान हट के वहाँ पे भी नया मकान बन गया। तो जल्दी जल्दी नए नए जो मकान बन रहे हैं, इस कारण से क्या हो जाता है कि हम अपनी याददाश्त पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, एक ही दिन में सब कुछ इतना कैसे बदल जाता है? सिर्फ एक दिन लगता है और सब कुछ बदल जाता है, ऐसा कैसे होता है भाई? शोर शराबे के कारण, हर दिन नए मकानों के निर्माण के कारण, पेड़ों को काटने के कारण, इनमें से कुछ नहीं। तो ये कैसे बदलता है? ये होता है आपके जो हर दिन नए मकानों के निर्माण के कारण। तो इसीलिए जो है सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। कवि के अनुसार सही घर ढूंढने का क्या उपाय है? अब कवि को भाई रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, किधर जाए, क्या करें। तो अब उनको सिर्फ एक उपाय समझ में आ रहा है। वो उपाय क्या है? देखिए, हर दरवाजे को खटखटा कर पूछना, हर इंसान से पूछना, किसी परिचित का इंतजार करना, या इनमें से कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या तरीका बताया था? अब हर एक घर के दरवाजे को खटखटा कर पूछना, क्या ये वही घर है जहां उनको जाना है? प्रश्न संख्या 13 है, कवि को अंत में क्या उम्मीद है? आखिर में कवि को क्या उम्मीद रह जाती है? शोर शराबा कम होने का, मकानों का निर्माण कम होने का, अपना घर मिल जाने का, या किसी परिचित के आने का? तो उनको अंत में क्या उम्मीद लगती है कि उनका कोई परिचित आएगा और उनको कहेगा हाँ भैया यही आपका घर है, आपको यहाँ पर आना है। तो ये चीज़ उनको अंत में उम्मीद लगती है। प्रश्न संख्या 14 है, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? कौन कौन से थे? वो था पीपल का पेड़, ढहा हुआ मकान, लोहे का बिना रंग वाला गेट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इन सभी का था, तो हम क्या लेंगे? उपरोक्त सभी। तो उसमें कई सारे निशानों का उल्लेख है। तो कविता पढ़ते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कई कई निशान थे, जैसे ढहा हुआ मकान, पीपल का पेड़, खाली पड़ा प्लॉट, बिना रंग का दरवाज़ा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि क्या क्या निशान है। प्रश्न संख्या 15 है, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से अभिप्राय क्या है? ठीक है, अभी एक चीज आपसे पूछी गई थी कि बसंत का गया पतझड़ को लौटा, इसका आश्रय क्या है? कवि क्या समझाना चाह रहे हैं? अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है अभिप्राय क्या है। यहाँ पर अब देखिए चीजें, देखिए लाइन एक ही है लेकिन अलग अलग चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, महीनों बाद लौटने से, महीनों के बीतने से, नया महीना आने से, या इनमें से कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर अभिप्राय का मतलब हो गया कि क्या इसका अर्थ है। तो यहाँ पर बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटने से तात्पर्य है महीनों बाद लौटने से। तो अब आपको मतलब समझ में आ गया ना? एक ही लाइन से आपके यहाँ पर दो जो हैं क्वेश्चंस बने हैं। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक आश्रय है, एक अभिप्राय है। अब इसी में और चीजें आ सकती हैं, अर्थ है, तात्पर्य है। तो अभिप्राय, तात्पर्य, अर्थ है, एक ही चीज है, आश्रय अलग है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16, कवि का खुशबू रचते हाथ से क्या अभिप्राय? अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरी जो पोएम है उससे प्रश्न है ये, खुशबू रचते हाथ, इससे कवि का क्या पूछा है उन्होंने? अभिप्राय। इसका क्या अभिप्राय है? तो क्या है? अगरबत्ती बनाने वाले हाथों से, गुलदस्ता बनाने वाले हाथों से, इत्र बनाने वाले हाथों से। तो यहाँ पर खुशबू रचते हाथ से क्या अभिप्राय है? अगरबत्ती बनाने वाले हाथों से, क्योंकि भाई हमारे घर में खुशबू अगरबत्ती से आती है ना, तो उसको रचने वाले जो हाथ होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 17 है, अगरबत्ती का कारखाना अक्सर कहाँ होता है? अब कहाँ पर, कौन कौन सी जगह बताई गई है कविता में, वही चीज आपको खोजनी है। चलिए देखते हैं, किसी तंग गली में, तंग गली मतलब होता है जो पतली सी गली होती है, ठीक है, जहां पे कोई व्हीकल नहीं जा सकता। आप चल के जा सकते हैं या चल के आ सकते हैं, इवन साइकिल भी नहीं जा पाएगी। फिर आते हैं, घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते के पार, जो गंदे गंदे नाले नालियां होती हैं उसको पार करके, बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप, जहां पर खूब बदबूदार कूड़ा इकट्ठा हो उसके समीप। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने ये सभी जगहें बताई हैं जहाँ पर अगरबत्ती के कारखाने होते हैं। तो हम कहाँ लगाएंगे? उपरोक्त सभी पर।
नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ कैसे होते हैं? तो यहाँ पर कई तरीके के हाथ बताए गए हैं, कटे फटे, उभरी नसें, पीपल पत्ते के कोमल हाथ, बहुत तरीके के हाथ बताए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। हाथों में उभरी हुई नसें, हाथों के नाखून घिसे हुए, कोमल और खुशबूदार, या उपरोक्त सभी। तो अगरबत्ती बनाने वाले हाथों कारीगरों के हाथ कैसे हैं? वो इन सभी की तरह, उनमें नसें उभरी हुई हैं। तो जो एजेड हाथ होते हैं ना, उनकी नसें उभर आती हैं, ठीक है। फिर होते हैं हाथों के नाखून घिसे हुए। वो घिसे हुए कैसे होते हैं? जो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे घर की लेडीज़ होती है जो बर्तन वगैरह मांजती है ना, तो उनके नेल्स कभी भी बढ़ नहीं सकते, वो सारी चीज़ें। कोमल और खुशबूदार हाथ, लड़कियों के हाथ, छोटे बच्चों के हाथ जो हैं वो कोमल और खुशबूदार होते हैं। तो इस तरीके के हाथ बताए गए हैं कविता में। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 19। कवि के अनुसार तंग गलियों में कितनी अगरबत्तियां बनती हैं? कितनी बनती हैं? हजारों, लाखों, पूरे देश की, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो कविता में क्या दिया गया है? वो है आपके पूरे देश की अगरबत्तियां इन्हीं तरीके के घरों में, जगहों पर बनती हैं। सॉरी। प्रश्न संख्या 20 है, गंदे मोहल्ले के गंदे लोग। अब यहाँ पर गंदे तात्पर्य ये नहीं कि लिटरली आप गंदे, यहाँ पर मतलब गरीब लोगों से है। किसकी खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं? किस चीज़ की खुशबू वाली अगरबत्ती बनाते हैं? भाई खुशबू बहुत तरीके की होती है ना, जैसे यहाँ पर दिया है केवड़ा, गुलाब, रात रानी, उपरोक्त सभी दिया ना। तो यहाँ पर जो अगरबत्तियां बनाई जाती हैं वो ये सभी की बनाई जाती है। और भी देखिए बहुत सारे फ्रेग्रेंस होते हैं ना, तो कुछ भी के बारे में। तो यहाँ पर किसकी खुशबू वाली, तो यानी किन खुशबू वाली? तो यहाँ पर केवड़ा, गुलाब, रात रानी, इन सभी के बनाई जाती है। देखिए याद रखिएगा, कविता में जो चीज़ मेंशन है हमें वही लिखनी है। ये नहीं कि फ्रेग्रेंस तो बहुत तरीके के होते हैं, भाई चमेली होता है, चंपा होता है, बहुत सारे ले लो। तो जो कविता में दिए गए हैं आपको सिर्फ वही मेंशन करने हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कवि निशानों की क्यों बात करता है? अब यहाँ पर जो हमारा नए इलाके में है उससे प्रश्न है। अपने घर का रास्ता जानने के लिए, लोगों को घर का पता बताने के लिए, विषम परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए, तीव्रता से हो रहे बदलावों को बताने के लिए। तो कभी निशानों की क्यों बात कर रहा है? यहाँ पे बोल रहा है ना, ये निशान है घर जाने के लिए, वो निशान है। तो यहाँ पर वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर तीव्रता से बदलाव हो रहा है, इसलिए निशानों को बताया। नहीं तो आजकल तो आप गूगल मैप लगा लो, आप पहुंच जाते हो ना। लेकिन पहले तो नहीं होता था, पहले लोग इसी तरीके के माइलस्टोन से जाते थे। लेकिन जब ये माइलस्टोन से हट जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ बताया कि तीव्रता से जो बदलाव हो रहे हैं उन्हीं को बताने के लिए उन्होंने ये निशानों का सहारा लिया है। प्रश्न संख्या 22 है, कवि खोज रहा है। क्या खोज रहा है कवि? अपने घर की पहचान, एक मंजिला घर, जमीन का खाली टुकड़ा, नए नए मकान। तो वो कहाँ क्या खोज रहे हैं? जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो खोज रहे हैं जमीन का खाली टुकड़ा, क्योंकि जमीन के खाली टुकड़े के पास ही उनका घर था और वो मिल नहीं रहा है उनको, क्योंकि वहां पर नया मकान बन गया है, इसलिए उनको वो खाली टुकड़ा नहीं मिल रहा है। प्रश्न संख्या 23 है, कवि का घर कैसा था? अब उन्होंने अपने घर की क्या पहचान बताई है जहां उनको पहुंचना था। पीपल के पेड़ जैसा विशाल, बिना रंग वाले लोहे के फाटक का, नया बना हुआ या ढा भा हुआ। तो यहाँ पर सही क्या है? उनका घर जो था वो बिना रंग वाले लोहे का फाटक था। सॉरी, उनका जो घर था ना, उनका घर बना हुआ था, उस पे जो फाटक लगता है जिसको गेट बोलते हैं, वो गेट पे रंग नहीं था, वो डस्टी था, यानी कि जैसे जब बन के आता है तो डस्टी रहता है ना, उस तरीके से वो था। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है कि ये उनके घर की पहचान है। प्रश्न संख्या 24 है, कवि को किस पर भरोसा नहीं है? किस चीज़ पर भरोसा नहीं है? झूठ बोलने वालों पर, अपनी स्मृतियों पर, संसार पर या जीवन पर। तो वो किस चीज़ पे भरोसा नहीं कर पा रहे? वो नहीं कर पा रहे अपनी स्मृतियों पर, अपनी यादों पर, अपने घर पहुंचने की उनकी जो अपनी खुद की यादें थी अब वो काम नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। उनको अब वो वहां पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि वो यादें उनको धोखा दे रही हैं। प्रश्न संख्या 25 है, कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? अब वो जिस रास्ते जा रहा है वो रास्ता वो क्यों भूल रहा है? क्योंकि वह पहली बार आया है, वह रास्ता पहचानता नहीं है, उसका घर बदल गया है,
इस इलाके में नए नए घर बन गए हैं। तो कवि रास्ता क्यों भूल गया है? क्योंकि इस इलाके में नए नए घर बन गए हैं, इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। प्रश्न संख्या 26 है, तेजी से बदलते समय को कविता की किस पंक्ति में बताया गया है? यानी कि समय जो तेजी से बदल रहा है वो कौन सी पंक्ति है जिसमें इस चीज को इंडिकेट किया गया है? क्या है? बसते इलाके, खोजता हूँ ढहा हुआ घर, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, समय बहुत कम है तुम्हारे पास। तो अब ये चीज जो बताई गई, तेजी से बदलते समय को कविता की किस पंक्ति में बताया है? ये बताया गया है जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा। तो यहाँ पर बसंत को जाकर पतझड़ को लौटने का अगर पूरा समय निकाले तो 1 साल का है, लेकिन वो तो कल गए थे और आज लौट रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पे इतना जल्दी निर्माण हो गया, जैसे लग रहा है वो 1 साल बाद लौटे हैं, जबकि लौटे सिर्फ 1 दिन बाद है। तो यही लाइन उनको तेजी से बदलते समय की तरफ इशारा कर रही है। एक मंजिला का अर्थ क्या है? एक मंजिला, अब मकान बनते हैं ना, आपने मकान देखे हैं, जैसे यहाँ पर आपका एक है, इसके ऊपर यहाँ पर मकान बना, फिर उसके ऊपर ऐसे करके मकान, फिर ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स बनती जाती है ना, ऐसे ऐसे करके, हाँ, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनती जाती हैं। तो अब क्या होता है, ये आपका जो कहलाता है, ये कहलाता है एक मंजिला मकान, ठीक है, या 1 मंजिला, ये 2 मंजिला, ये 3 मंजिला और ये 4 मंजिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक मंजिल की ओर किसी छोटे घर का नाम, एक मंजिल वाली कोई इमारत या एक दृढ़ उद्देश्य। तो यहाँ एक मंजिला का तात्पर्य होता है एक मंजिल वाली इमारत। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक मंजिल बनी हो वो हमारा क्या कहलाता है, एक मंजिला इमारत। प्रश्न संख्या 28 है, दरवाजा खटखटाने से लेखक किस उपाय की बात कर रहा है? अब वो अपना घर तो ढूंढ नहीं पा रहा है, तो वो अब हर घर के दरवाजे को खटखटा रहा है। तो दरवाजा खटखटाकर वो क्या उपाय कर रहा है? अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मदद के लिए बुलाने की कोशिश कर रहा है, बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा है, या तंग करने की कोशिश कर रहा है। तो बार बार दरवाजा खटखटा के वो क्या करना चाह रहा है, वो अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि इस घर का दरवाजा खटखटाएंगे तो अगर कोई हमारा अपना परिचित होगा तो वही तो बाहर आएगा ना, तो इस तरीके से मुझे अपना घर मिल जाएगा। तो इसीलिए वो हर घर के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। प्रश्न संख्या 29 है, पुराने निशान धोखा क्यों दे जाते हैं? जो पुराने निशान हैं, अर्थात जब वो घर से चले थे तो घर पे के आसपास जो निशान थे वो उनके दिमाग में थे, लेकिन अब वो धोखा क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है? पुराने निशान मिट जाते हैं इसलिए धोखा देते हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है, कभी उन्हें देखना नहीं चाहता, रोज नए मकान बनने से पहचान बदल जाती है। तो अब पुराने निशान धोखा किस वजह से देते हैं? जो हमारे घर के पहुंचने के जो निशान थे वो क्यों धोखा दे रहे हैं? क्योंकि वे जो है वहां पर नया नया काम हो जाता है, इसलिए वो मिट जाते हैं और वो वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के पास समय कम है, क्यों समय कम है उनको? क्योंकि आसमान टूटने वाला है, ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहा है, राक्षसों का हमला हुआ है, घनघोर घटाएं घेराई हैं। तो उनको क्या था, उनके पास समय इसलिए कम है क्योंकि बादल आ गए हैं आसमान में और उन्हें जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है। तो सही क्या है, घनघोर घटाएं घिर के आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पुरानी पड़ जाती है दुनिया से कवि का आश्रय क्या है? दुनिया पुरानी पड़ जाती है, इससे कवि का क्या आश्रय है? अब देखिए यहाँ पे अभिप्राय, तात्पर्य या अर्थ नहीं पूछा है, यहाँ पूछा गया है आश्रय। इसके पीछे वो हमसे बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। लोग जल्दी से बूढ़े हो रहे हैं, पुरानी पड़ जाती दुनिया का मतलब क्या है कि लोग जल्दी से बूढ़े हो जाते हैं, दुनिया पुरानी हो जाती है। दुनिया में तेजी से हो रहे बदलाव से है, लोग कवि को भूल जाते हैं, कवि लोगों को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आशय है पुरानी पड़ जाती है दुनिया से तात्पर्य है कि दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, क्योंकि हम जो दुनिया अपने दिमाग में बसाते हैं और फिर अगर मान लो चंद दिनों बाद उसी जगह पर हम पहुँचते तो देखते हैं जो हमारे यादों की दुनिया थी वो तो पुरानी पड़ गई, वहाँ तो कुछ नया ही हो गया ना।
तो इसलिए क्या है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, इसलिए दुनिया पुरानी पड़ जाती है। तो आश्रय का मतलब आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्या कहने का, क्या पूछने की कोशिश करी जा रही है आपसे, आपको उसी तरीके से बताना है। प्रश्न संख्या 32 है, नई बस्ती में ठिकाना ढूंढने का क्या तरीका है। नई बस्ती में पहुंचते तो वहाँ ठिकाना ढूंढने का क्या तरीका बताया गया। लोगों के घर के बारे में पूछा जाए, मकान का नंबर देखकर, घर घर दरवाज़ा खुद खोज कर, या बच्चों से पूछ के। तो नई बस्ती में ठिकाना ढूंढने का क्या तरीका है, वो है घर घर दरवाज़ा खुद खोजा जाए, क्योंकि वहाँ तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम खुद ही जाकर घर घर दरवाज़ा खटखटाएंगे और तभी हमको मिलेगा। प्रश्न संख्या 33 है, उभरी नसों वाले हाथ से किनकी ओर संकेत किया गया है। खुशबू रचते हैं हाथ से पूछा गया है। जिन हाथों में उभरी नसें होती हैं उनसे किन लोगों की तरफ इशारा किया गया है। युवकों की ओर, बच्चों की ओर, वृद्ध व्यक्तियों की ओर, या महिलाओं की ओर। तो यहाँ पर उभरी नसों वाले हाथ कैसे होंगे, वो हैं वृद्ध व्यक्तियों के हाथों की ओर इशारा किया गया है। प्रश्न संख्या 34 है, खुशबू रचने से अभिप्राय क्या है। अब इस कविता में जो खुशबू रचने का जो कार्य किया जा रहा है वो उसका मतलब क्या है। बोल रहे ना खुशबू रच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है, इत्र का उपयोग करना, समाज में सौंदर्य की सृष्टि करना, गुलाब से घर महकाना, अपने जीवन को सुख सुविधा पूर्ण बनाना। तो यहाँ पर खुशबू रचने से अभिप्राय है समाज में सौंदर्य की सृष्टि करना, यानी कि जो हाथ खुशबू रच रहे हैं, भाई खुशबू तो कोई हाथ बनाए, भाई खुशबू तो या तो नेचुरल वे में तो फूलों में ही रहती है ना। तो अब यहाँ पर हाथों द्वारा खुशबू रचने की बात की जाए तो यहाँ तात्पर्य क्या है कि हम समाज का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 35 है, खुशबू रचने वाले हाथ कहाँ रहते हैं। नालों के पार, तंग गलियों में, बदबूदार स्थानों पर, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर बताया था ये जो हाथ खुशबू रच रहे हैं वो ऐसी सभी जगहों पर रहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 36 है, खुशबूदार हाथों की तुलना की गई है, किस चीज से की गई है। जो खुशबूदार हाथ होते हैं उनकी तुलना किस चीज से करी जा रही है कविता में। गुलाब की महक से, जूही की डाल से, फूलों की कोमलता से, नई नई कोपलों से। तो यहाँ पर जो तुलना की गई है वो है जूही की डाल से। अब खुशबूदार हाथ का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा, खुशबूदार हाथ, खुशबू रचते हाथ अलग हैं, खुशबूदार हाथ का तात्पर्य होता है जो नवयुवक, जो नवयुवतियाँ होती हैं तो वो क्या होती हैं, जूही के डाल की तरह कोमल पतली सी उनके हाथ होते हैं। तो यहाँ पर वो उनकी तुलना किससे की गई है, जूही की डाल से। गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते हैं। फुलझड़ियाँ, अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ, या पटाखे। तो पूरे पार्ट में हमने क्या, इस कविता में क्या पढ़ा है, वो अगरबत्तियाँ बनाते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ से कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है। तो क्या पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जब पीपल का पेड़ आपने देखा होगा उसमें जब नए नए पत्ते निकलते हैं ना तो कितने कोमल कोमल, कितने सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो वो हाथ कैसे होंगे, वो छोटे से बच्चों के ही हाथ होंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आधुनिक युवतियों की, मजदूर स्त्रियों की, छोटे बच्चों की, या वृद्ध व्यक्तियों की। तो पीपल के पत्तों के जैसे हाथ किसके होंगे, वो हैं छोटे बच्चों के। दूसरी बार आने पर क्या होता है, ये है कौन सा, नए इलाके का। कभी जब दूसरी बार, एक बार तो चले गए, आए थे चले गए, उसके बाद जब दोबारा आए तो उनके साथ क्या हुआ, उस जगह पर जहाँ पर निशान बदल गए थे। कोई कवि को पहचानता नहीं है, इलाके में भारी अंतर आ जाता है, सभी लोग कवि को पहचान लेते हैं, कवि अक्सर अपने मित्र का घर भूल जाता है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, जब दूसरी बार आते हैं वो, तो वो क्या होता है, वो चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उस इलाके में भारी अंतर आ गया होता है। तो क्या इलाके में भारी अंतर आ गया, इसलिए दूसरी बार वो वहाँ पर पहुँचने में उनको दिक्कत हो रही थी। प्रश्न संख्या 40 है, समाज को सुंदर बनाने वाले लोग अक्सर कैसी जगहों पर रहते हैं। अब देखिए हमारा घर जो बनाते हैं, अब इसको ऐसे समझिए, हमने ये जो कविता पढ़ी थी ना, इसमें देखा था कि हमारे घरों में खुशबूदार अगरबत्ती जलाने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत गंदी बस्ती में रहते हैं।
अब इसी को हम दूसरे वे में समझाते हैं। हमारे घर का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो मजदूर हैं, जो मेसन हैं, ये सब कहाँ रहते हैं? आप देखेंगे उनके घर ज़्यादा अच्छे नहीं होते। हमारे घरों को इतना सुंदर बनाने वाले लोग वो बहुत ही जो है छोटे से और ज़्यादा अच्छी जगहों पर नहीं रहते हैं। तो ख़ास तौर से कैसा होगा, समाज को सुंदर बनाने वाले लोग अक्सर कैसी जगहों पर रहते हैं? अच्छी जगहों में, आलीशान बंगलों में, गंदी जगहों में या शहर के बीच में। तो अक्सर जो अच्छा सौंदर्यीकरण वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छी जगहों पर नहीं रहते। तो सही क्या होगा? गंदी जगहों में। प्रश्न संख्या 41 है, समाज को खुशबू देने वाले लोग गंदी जगहों पर रहने के लिए क्यों मजबूर हैं? भाई वो जब समाज को इतनी सुंदरता प्रदान कर रहे हैं तो वो खुद क्यों मजबूर हैं कि वो गंदी जगहों पर रहें? तो क्या है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वे अच्छी जगह पर मकान बना सकें, उनको उपेक्षित नज़रों से देखा जाता है, उनका शोषण होता है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर गंदी जगहों पर रहने के लिए मजबूर क्यों हैं? ये सभी कारण हैं। एक तो उनके पास ज़्यादा, उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और जब आर्थिक स्थिति नहीं होती तो समाज भी उन्हें उपेक्षित निगाहों से देखता है और उनका शोषण भी होता है। कभी कभी आप कई जगहों पर ऐसा देखेंगे कि उनसे काम तो कराया जाता है बहुत सारा, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जाता। तो जब आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आर्थिक तंगी होगी, आर्थिक तंगी होगी तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा पहनेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि अच्छी जगहों पर रह सके, तो आपको समाज भी उपेक्षित नज़रों से देखता है। तो ये सभी कारण हैं कि वो गंदी जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। प्रश्न संख्या 42 है, खुशबू रचते हाथ कविता में कैसे कैसे हाथों का उल्लेख किया गया? किस तरह के हाथ हैं? उभरी नसों वाले हाथ, जख्म से फटे हाथों का, जूही की डाल से खुशबूदार हाथों का, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इन सभी का किया गया, तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे? उपर्युक्त सभी का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 43 है, बसंत का गया पतझड़ से लौटने का क्या अभिप्राय है? अब अभिप्राय बताना है। 1 साल के बाद लौटना, जवानी में जाकर बुढ़ापे में लौटना, भारी अंतर का आ जाना, या उपर्युक्त सभी ठीक है। तो सही क्या है इसका? भारी अंतर का आ जाना। मतलब अगर हम देखेंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका कि 1 साल के बाद लौटना, लेकिन अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि काफी भारी अंतर आ गया है। प्रश्न संख्या 44 है, पुराने निशान धोखा क्यों देते हैं? अब जो पुराने निशान थे वो धोखा क्यों दिए उनको? लोग उन निशानों को मिटा देते हैं इसलिए धोखा मिल जाता है। लोग उस जगह पर नए मकान बना लेते हैं, लेखक को याद ही नहीं रहता, या इनमें से कोई नहीं। तो पुराने निशान धोखा क्यों देते हैं? क्योंकि लोग उस जगह पर नए मकान बना लेते हैं इसलिए वो निशान मिट जाते हैं, तो उनको वो धोखा दे जाते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, कवि पीपल लोहे के दरवाजों, खाली जमीन के आधार पर क्या पहचानना चाहता है? ये जो निशान उन्होंने बताए हैं, ये निशान वो किस लिए पहचानना चाह रहे हैं? क्या पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये निशान उनकी स्मृति में है, उस स्थान को जहां पर उसे जाना है, उसे खाली पड़े प्लॉट को जाना है, उसे पड़ोसियों के मकान को जाना है, अपनी पैतृक जमीन को जाना है। तो वो निशान वो क्यों पहचान रहा है? क्योंकि उसे उस स्थान पर जाना है जहां पर वो जाना चाहता है, इसीलिए उन सारी जगहों को अपनी स्मृति में रखे हुए है। प्रश्न संख्या 46 है, नए इलाके में जाने पर कवि क्या भूल जाता है? जब कवि नए इलाके में जाता है तो वो क्या चीज भूल जाता है? सामान, रास्ता, पढ़ना या फोन करना। तो वो क्या भूलता है? वो भूलता है रास्ता, क्योंकि वो सारे चिन्ह मिट गए हैं इसलिए वो रास्ता भी भूल जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, अरुण कमल का जन्म कब हुआ? अब हमारी ये जो दोनों कविताएं हैं किसके द्वारा लिखित है? अरुण कमल जी द्वारा। तो लेखक के कवि के बारे में भी पूछा जाएगा, तो अब यहाँ पूछा गया उनका जन्म कब हुआ है। 27 नवंबर सन 1907 को, 15 अगस्त सन 1930 को, 15 फरवरी सन 1954 को, 27 अक्टूबर सन 1927 को। तो इसका सही ऑप्शन है आपका 15 फरवरी सन 1954 को अरुण कमल जी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 48 है, खुशबू रचते हाथ कविता के कवि कौन है? 2 कविताएं हैं तो दोनों के ही कवि पूछे जा सकते हैं अलग अलग। तो देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सियाराम शरण गुप्त और अरुण कमल। तो खुशबू रचते हाथ कविता के कवि हैं अरुण कमल जी। देखिए आंसर हमें पता होता है, लेकिन तब भी हमें सारे ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है।
अब क्या है, नए इलाके में कविता के कवि कौन है। यहाँ तो हम चैप्टर वाइज पूछ रहे हैं, एग्जाम में तो चैप्टर वाइज नहीं आएगा ना, वो तो कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, कोई भी कविता पूछी जा सकती है नहीं। पूछ लेंगे आदमी नामा के कवि कौन है, हाँ पूछ सकते हैं कविता खुशबू रस्ते हाथ के कवि कौन है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ क्या दिया है ऑप्शन, अरुण कमल, हरिवंश राय बच्चन, नज़ीर अकबराबादी, रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन है ये नए इलाके के कवि, वो हैं अरुण कमल जी। प्रश्न संख्या 50 है, अरुण कमल का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ ये तो हमने देख लिया, ठीक है 15 फरवरी 1954 को हुआ, लेकिन कहाँ पर हुआ। बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में, बिहार के छपरा जिले में, बिहार के बेगूसराय जिले में, बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया गांव में हुआ। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, वो था बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। कब हुआ था, 15 फरवरी सन 1954 को उनका जन्म हुआ था। तो ये चीज़ें आपको कवि का जन्म स्थान, उनका क्या कहते हैं जन्म की तारीख, मृत्यु, ये सभी कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारे इस चैप्टर के सभी प्रश्न हमने लगभग खत्म कर दिए। एमसीक्यूज पढ़ते समय हमेशा मैं बोल रही हूँ, लेखक का परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, पाठ प्रवेश, आपको पूरी कविता अच्छे से याद करनी है, उसका अर्थ, उसका आश्रय, साथ ही अंत में आपको शब्द अर्थ भी याद करने। तो हर एक चीज़ जब तक आप अच्छे से पढ़ नहीं लोगे, एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं जाकर अटक जाओगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि रटो। अगर आप ध्यान लगाकर भी 1-2 बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी। और रही बात कवि का, आपकी जन्मतिथि, उनकी रचनाएं, जन्म स्थान, उनका मृत्यु, सब कुछ याद करनी है तो मैं उसको आपको कई बार बता चुकी हूँ। आप उसकी तालिका बना लीजिए, जो भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं कवि और लेखक उसमें मेंशन करते जाइए, तो आपके लिए पढ़ना आसान है। एक बार आप लिखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी और 1-2 बार पढ़ोगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये बुक स्पर्श के तो सभी चैप्टर हो गए हैं, लेकिन अभी हमारी बुक संचयन बाकी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए आपकी बुक संचयन भाग 1 के चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर आएंगे। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।